ललित शर्मा। ईशान की बात सुनकर कुछ पल चुप हो गए। 2 घूंट शराब पी और थोड़ी देर तक कुछ बोले ही नहीं। ईशान ने हल्के अंदाज में कहा, शर्मा जी, अगर मुश्किल है तो भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं था। ललित ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हिल खानदान बड़ा क्लाइंट है, लेकिन असली वीटो पावर मेरे पास है। उन्होंने गिलास उठाते हुए कहा, स्टीफन हिल कल बैंक आ रहा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं उसे खुद समझा दूंगा। ईशान मुस्कुराया, शुक्रिया शर्मा जी। ललित हंस दिए, इसमें शुक्रिया की क्या बात, छोटी सी बात है। वो जानते थे कि ये लोन ना मिला तो हिल खानदान की हालत खराब हो जाएगी और धीरे धीरे खुद ही ढह जाएंगे। खाना खत्म हुआ और ईशान अर्जुन दोनों शर्मा हवेली से निकल आए। ईशान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर इस जड़ी को अनसन गुटियारेज वाली जड़ी के साथ मिलाकर देखूं तो शायद इस बार सीधे फाउंडेशन स्टेज में पहुंच जाऊं। ये सोचकर उसके भीतर जोश भर गया। क्यूई रिफाइनिंग और फाउंडेशन स्टेज में बस एक ही स्टेप का फर्क होता है, लेकिन ताकत में आसमान जमीन का अंतर। ईशान जितना सोचता गया उतना ही बेचैन होता गया। दोनों ने एक होटल में कमरा लिया। तभी फोन बजा। आद्या पांडे का कॉल था। ईशान, बहुत अच्छी खबर है, आद्या खुश आवाज में बोली। मेरे भाई ने मेरी नौकरी फिक्स कर दी है, कल इंटरव्यू है। ईशान मुस्कुराया। वाह, बहुत बधाई। आद्या ने धीरे से कहा, ईशान, अगर फ्री हो तो आज घूमने चलें? ईशान तुरंत बोला, सॉरी, अभी थोड़ा काम है, शायद नहीं जा पाऊंगा। वो थोड़ा उदास लगी। ठीक है, फिर कभी। फोन कटते ही अर्जुन ने चिढ़ाते हुए कहा, हम तो फ्री हैं, फिर मना क्यों किया? ईशान ने हल्की सांस ली। मिस तिवारी के अलावा किसी भी लड़की से ज्यादा करीब नहीं होना चाहता। अर्जुन ने आंखें नचाईं। आप ज्यादा सोच रहे हैं, वो अभी नई आई है, किसी को जानती भी नहीं। ईशान ने हंसकर बात टाल दी। उस रात वो जल्दी सो गया। इन दिनों इतनी भागदौड़ हुई थी कि नींद ठीक से आई ही नहीं थी। आज गहरी नींद आ गई। अगली सुबह ईशान जल्दी उठा और चंदेल बैंक जाने की तैयारी करने लगा। अर्जुन अभी भी सो रहा था, इसलिए उसे नहीं उठाया। टैक्सी लेकर बैंक पहुंचा। चंदेल प्रदेश का सबसे बड़ा बैंक। गेट पर बेंटली, रोल्स रॉयस, मेबाक जैसी गाड़ियां लगी थीं। देखकर ही समझ आ जाता कि यहां कौन कौन आता होगा। ईशान जैसे ही अंदर जाने लगा, किसी ने कंधे पर हाथ रखा। ईशान, तू भी यहां? वो मुड़ा। आद्या पांडे एक लड़के के साथ खड़ी थी। आद्या, तू यहां? ईशान हैरान था। वो मुस्कुराई, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूं, भाई मुझे मैनेजर से मिलवाने लाए हैं। फिर बोली, तू नौकरी के लिए आया है? ईशान ने सिर हिलाया। नहीं, मैं प्रेसिडेंट से मिलने आया हूं। इससे पहले कि आद्या कुछ कहती, उसके साथ खड़ा लड़का हंस पड़ा। दोस्त, मजाक मत करो, पता है प्रेसिडेंट का स्टेटस क्या है? ईशान बस मुस्कुरा दिया। आद्या बोली, अगर नौकरी ढूंढ रहा है तो मेरा भाई मदद कर देगा। ईशान ने हल्के से कहा, थैंक्स। बातों से पता चला लड़का जयदेव मल्होत्रा है, आद्या का मौसेरा भाई। इसी ने उसकी नौकरी लगवाने के लिए बहुत चक्कर लगाए थे। ललित शर्मा अभी नहीं आए थे, इसलिए ईशान भी आद्या के साथ मैनेजर के कमरे की तरफ गया। अंदर जाने से पहले जयदेव ने ईशान को भी डांटते हुए कहा, अंदर एक शब्द भी मत बोलना, मैनेजर रसल बहुत बड़े आदमी हैं, नाराज हुए तो नुकसान हमारा होगा। आद्या ने सिर हिलाया। हाँ भाई, समझ गई। ईशान ने भी चुपचाप सिर हिलाया। कमरा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर तीनों रुक गए। मैनेजर रसल एक प्रोफेशनल ड्रेस वाली लड़की को गोद में बिठाए हुए थे। लड़की ने ईशान को देखा और तुरंत उठकर दूर हो गई। रसल गुस्से में बोला, दस्तक भी नहीं देते, ये क्या तरीका है? जयदेव डर कर बोला, सॉरी मैनेजर साहब, गलती हो गई। रसल ने लड़की को बाहर भेज दिया। फिर जयदेव ने आद्या को आगे किया। सर, ये मेरी बहन आद्या है, पिछली बार बताया था ना? रसल ने ऊपर से नीचे तक देखा। आंखों में चमक आ गई। उसे लड़की पसंद आ चुकी थी। ये तेरी बहन है? बहुत खूबसूरत है। उसकी आवाज ही बदल गई थी। आद्या घबरा गई। मैनेजर साहब नमस्ते। अरे इतना फॉर्मल क्यों? वो खुद उठकर उसे कुर्सी पर बिठाने लगा। फिर उसके हाथ पकड़कर अजीब सी मुस्कान के साथ पूछताछ शुरू कर दी। कितने लोग हैं घर में? कहाँ रहती हो? कितनी उम्र है? आद्या शर्म से लाल पड़ गई। उसने हाथ छुड़ाया, पर रसल ने फिर पकड़ लिया। मुझे मैनेजर मत कहो, बस रसल भाई कहो।
वो लिजलिजी हंसी हंसते हुए बोला, आज रात फ्री हो तो डिनर पर चलें? आद्या असहज हो गई। मुझे लगता है जरूरी नहीं। अरे शर्माओ मत, भाई का बहन को खाना खिलाना तो बनता है। कहते हुए उसने हाथ उसकी जांघ पर रख दिया। जयदेव चौंक गया। मैं मैनेजर साहब। लेकिन रसल ने उसे घास तक नहीं डाली। आद्या तुरंत खड़ी हो गई, चेहरा लाल, सांस तेज। उसने सख्त आवाज में कहा, मैनेजर साहब, कृपया अपनी हद में रहिए। यह सुनते ही रसल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, मानो किसी ने उसका खेल खराब कर दिया हो। 30 नवंबर 11:04 सुबह। किड अब्दुल। मैनेजर रसल ने सिगरेट जलाई और गुस्से से जयदेव मल्होत्रा को घूरने लगा। जयदेव, सिर्फ तेरे दोस्त के कहने पर मैंने तेरी बहन को मौका दिया था, उसने तंज कसते हुए कहा। जी जी मैनेजर साहब, समझता हूं। जयदेव ने घबराकर सिर हिलाया। रसल ने स्मोक बाहर फेंका और बोला, लेकिन तेरी बहन को तो बहुत नखरे हैं। एक डिनर पर भी इतनी समस्या? ईशान ये सुनकर मन ही मन गालियां देने लगा। अंधा भी समझ सकता था कि रसल की नीयत साफ नहीं है। जयदेव हल्की सी हंसी निकालकर बोला, मैनेजर साहब, मेरी बहन सीधी सादी है। अगर आज रात आपको मतलब अच्छा टाइम चाहिए तो मैं कोई और बंदोबस्त करवा देता हूं। तेरी मां की। रसल ने गुस्से में जलती सिगरेट सीधे जयदेव पर फेंक दी। क्या बकवास कर रहा है? मुझे पैसे की कमी है? वह गुर्राया। जयदेव शर्मिंदा सा खड़ा रह गया। गुस्सा अंदर ही अंदर खौल रहा था, पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। रसल ने आगे कहा, सीधी बात, मुझे तेरी बहन चाहिए, और यह बात पक्की है, समझा? आद्या का चेहरा डर के मारे सफेद हो गया। वो कांपते हुए जयदेव को देखने लगी। ईशान ने भी जयदेव को देखा, ये जानने के लिए कि वो क्या फैसला ले रहा है। कुछ पल चुप रहने के बाद जयदेव बोला, मैनेजर साहब, हमें ये नौकरी नहीं चाहिए। उसने आद्या को पकड़कर कहा, चलो यहां से। रुक। रसल ने ठाका लगाया, अगर अभी निकले तो नौकरी ही नहीं जाएगी। मैं तुम्हें दुश्मन मान लूंगा। चंदेल में कहीं जगह नहीं मिलेगी। यह सुनकर जयदेव का चेहरा और उतर गया। सब जानते थे कि चंदेल बैंक का मैनेजर आधे शहर की नब्ज पकड़ता है, जिसे चाहे मिनटों में खत्म करवा सकता है। रसल ने बेपरवाही से कहा, अभी भी वक्त है, सोच लो। जयदेव ने दांत भींचे, गहरी सांस ली और बोला, जो करना हो कर लीजिए, पर मेरी बहन को मत छेड़िए। ईशान मन ही मन बोला, कम से कम ये अपनी बहन को बेचने वाला नहीं निकला। चल ईशान। आद्या ने धीरे से ईशान का हाथ पकड़ा, लेकिन ईशान ने हाथ नहीं छोड़ा और उससे पूछा, तुझे सच में ये नौकरी चाहिए? आद्या की आंखें भर आईं। इतनी पढ़ाई की, मास्टर्स किया, और नौकरी के लिए ऐसे ऐसे लोगों का अपमान झेलना पड़ेगा, ये सोचा नहीं था। ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। टेंशन मत ले, तू चंदेल बैंक में ही जॉब करेगी, मैं वादा करता हूं। बस कर डींगे मारना। जयदेव ने नाक सिकोड़ कर कहा, बाहरी आदमी होकर क्या कर लेगा? ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा रसल की टेबल पर जाकर बैठ गया। रसल चौंका, फिर गुस्से से बोला, ओए, मरना है क्या? उतर नीचे। ईशान ने शांत आंखों से उसे देखा। अभी मेरी दोस्त से माफी मांग और उसकी ज्वाइनिंग ठीक से कर दे, मैं ये बात यहीं खत्म कर दूंगा। रसल जोर से हंस पड़ा। इस पागल को कहां से उठा लाए? तू मुझे छोड़ देगा? सपने में है क्या? ईशान ने कहा, यह आखिरी चेतावनी है। चेतावनी तेरी मां को। रसल ने मुक्का तानकर मारा। ईशान ने छटाक से उसकी मुट्ठी पकड़ ली और कस दिया। छोड़ मुझे, वरना मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। रसल चीखा। आद्या और जयदेव डर कर उधर दौड़े। ईशान, प्लीज छोड़ना, चल निकल चलते हैं। आद्या रोने जैसी हो गई। जयदेव ने भी कहा, मैनेजर साहब, माफ कर दीजिए, ये नया है शहर में। अरे ये तो नया आया है चंदेल में। रसल और घमंडी हो गया। उसने गालियां देते हुए कहा, मेरे खिलाफ? अब ये यहां रह भी नहीं सकता। दोनों के दिल पर जैसे पहाड़ गिर गया। जयदेव चिल्लाया, मरना है तो अकेले मर, हमें क्यों फंसा रहा है? ईशान ने धीरे से रसल का हाथ छोड़ा और फोन निकाला। रसल ने सोचा ईशान डर गया है। वो आगे बढ़कर उसकी नाक के पास उंगली घुमाते हुए बोला, अब डर लग रहा है? कुछ नहीं होगा अब। घुटनों पर आकर भी माफी मांगेगा तो भी नहीं छोड़ूंगा। ईशान ने उसे अनसुना कर दिया। फोन निकाला ही था कि उसी वक्त ललित शर्मा का कॉल आ गया। कॉल उठाते ही ललित बोले, मिस्टर शर्मा, मैं ऑफिस में हूं।
आप कब आ रहे हैं? ईशान ने शांत आवाज में कहा। शर्मा जी, मैं अभी आपके मैनेजर के ऑफिस में हूं। वो मेरी दोस्त को परेशान कर रहा है और मुझे चंदेल से निकाले की धमकी दे रहा है। उधर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर ललित शर्मा घबरा कर बोले, कौन सा मैनेजर? मैनेजर रसल, ईशान ने जवाब दिया। ललित की आवाज एकदम बदल गई। आप वहीं रहिए, मैं अभी पहुंचता हूं। और कॉल कट गया। फोन रखते ही ईशान ने मैनेजर रसल की तरफ शांति से देखा और बोला, तुम्हारे बैंक प्रेसिडेंट अब भी पहुंचने वाले हैं। मैनेजर रसल जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसे कोई बड़ा मजाक सुनाया गया हो। अरे, तुझे पता है चंदेल बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? कितने बड़े आदमी हैं, रोज सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। तू तेरे जैसे कपड़ों में प्रेसिडेंट से मिलने की बात करता है? झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता। पास खड़ा जयदेव मल्होत्रा भी निराश हो गया। ये लड़का तो उनके लिए बेकार ही निकला। आद्या पांडे घबराई हुई आवाज में बोली, ईशान, चलो यहां से चलें। लेकिन ईशान बिल्कुल शांत बैठा रहा, जैसे उसे पूरा भरोसा हो। 5 मिनट बीत गए। मैनेजर रसल का धैर्य जवाब दे गया। वो चिल्लाया, अब बहुत हो गया, सिक्योरिटी, इन सबको बाहर फेंक दो। कुछ ही पलों में कई सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए आ गए। सब ईशान को पकड़ने के लिए तैयार थे। ईशान ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। ये गार्ड उसके लिए कोई खतरा नहीं थी, लेकिन वह किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहता था। ये ललित शर्मा का अपमान होता। घसीट कर बाहर निकालो इनको, रसल गरजा। गार्ड आगे बढ़े ही थे कि अचानक किसी ने दरवाजे से जोर से कहा, रुको। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर ललित शर्मा खड़े थे। सांसें फूल रही थीं, माथे पर पसीना। शायद वे दौड़ते हुए आए थे। उन्हें देखकर रसल डर गया। वो तुरंत भागकर उनके पास गया और बनावटी हंसी के साथ बोला, प्रेसिडेंट साहब, आप यहां कैसे? ललित शर्मा ने उसकी तरफ बस एक ठंडी निगाह डाली और कुछ नहीं कहा। वो सीधे ईशान के पास गए और शर्मिंदा आवाज में बोले, मिस्टर शर्मा, माफ कीजिए। प्रेसिडेंट होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्मा जी, आप जरूरत से ज्यादा तमीज कर रहे हैं। ये सुनते ही रसल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था, ये लड़का आखिर है कौन? ललित शर्मा अचानक रसल की तरफ मुड़े और गुस्से में बोले, तू अभी अपना सामान बांध और यहां से निकल जा। रसल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक की मोटी नौकरी, घर, गाड़ियों के लोन, सब खतरे में। वह घुटनों पर गिर गया। साहब, गलती हो गई, मेरी सर्विस देखिए, एक मौका दे दीजिए। ललित शर्मा ने उसका हाथ झटक कर कहा, तेरी शिकायतें बहुत आई हैं, तू कभी नहीं सुधरा। बैंक में तेरी जगह नहीं है, निकल। रसल का चेहरा राख जैसा हो गया। वो ईशान के पास भागा और उसकी टांग पकड़कर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था। तुम जैसे बड़े आदमी की बेइज्जती कर दी। ईशान ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने मौका दिया था। गार्ड्स ने रसल को पकड़कर बाहर ले गए। पूरा कमरा सन्नाटा हो गया था। जयदेव और आद्या दोनों हिल गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ईशान इतना बड़ा आदमी निकलेगा। जयदेव ने धीरे से कहा, बहन, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा दोस्त इतना बड़ा आदमी है? आद्या ने भी हैरानी से कहा, मुझे भी नहीं पता था, बहुत साल बाद मिले हैं हम। फिर ललित शर्मा ने ईशान की तरफ मुस्कुराकर कहा, मिस्टर शर्मा, चलिए मेरे ऑफिस में। दोनों चलने लगे। तभी ईशान रुका और बोला, शर्मा जी, ये मेरी क्लासमेट है, आद्या, पढ़ी लिखी, बहुत समझदार लड़की है। ललित शर्मा ने आद्या को ध्यान से देखा, मुस्कुराए और बोले, अरे वाह, ऐसे टैलेंट को चंदेल बैंक बिल्कुल नहीं छोड़ता। आद्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह झुककर बोली, थैंक यू सो मच शर्मा सर। फिर ईशान और ललित शर्मा प्रेसिडेंट ऑफिस में चले गए। ऑफिस बहुत साधारण पर बेहद साफ सुथरा था। एक तरफ बुकशेल्फ, उसके ऊपर छोटे छोटे पौधे, सब कुछ सलीके से रखा हुआ। ललित शर्मा ने खुद पानी लाकर ईशान के हाथ में दिया और बोले, मिस्टर शर्मा, जैसा आपने कहा था, स्टीफन हिल आज सुबह 9 बजे लोन के लिए आ रहा है। ईशान ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो उस घमंडी आदमी को नीचे गिरते देखना चाहता था। अचानक ललित शर्मा थोड़े झिझकते हुए बोले, अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं? आपका और मिस तिवारी का क्या रिश्ता है? एकता तिवारी का नाम सुनते ही ईशान का चेहरा लाल हो गया।
वो थोड़ा शर्मा कर बोला, उम्म बता नहीं सकता साफ साफ। ललित शर्मा हंस पड़े। समझ गया, तभी तो मिस तिवारी आपकी इतनी फिक्र करती हैं। फिर वो थोड़ा झुककर धीरे से बोले, कल रात मिस तिवारी का फोन आया था। ईशान चौंक गया। वो चिंतित होकर बोला, उन्होंने फोन किया? क्या कहा? 30 नवंबर 11:07 सुबह। किड अब्दुल जीरो। ललित शर्मा ने चाय की चुस्की ली और मुस्कुराते हुए बोले, मैंने बस मिसेस शर्मा की तबीयत पूछी थी, और हाँ, एक छोटा सा काम भी ले लिया। ईशान ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। ललित शर्मा ने हंसते हुए कहा, हिल खानदान ने 20 अरब रुपए का लोन मांगा था, मंजूर भी हो गया था, लेकिन मिस तिवारी चाहती हैं कि ये पूरा 20 अरब रुपए बिना ब्याज के 3 साल के लिए आपको दे दिए जाए। ईशान एकदम से वहीं अटक गया। 20 अरब, वो भी बिना ब्याज? उसके लिए ये रकम समझ से बाहर थी। जिंदगी में कभी इतना पैसा उसने सोचा भी नहीं था। ललित शर्मा आगे बोले, और अगर आप वापस न भी कर पाए तो भी मिस तिवारी कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगी। ईशान ने गहरी सांस ली और गंभीर होकर बोला, नहीं शर्मा जी, ये पैसे मैं पूरे लौटा दूंगा, ये मेरा वादा है। ललित शर्मा मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। तभी बाहर से सेक्रेटरी की आवाज आई, सर, सूर्यवंश हिल आ गए हैं। अच्छा, कहाँ हैं? शर्मा जी ने पूछा। वीआईपी रिसेप्शन रूम में, उन्हें यहीं भेज दीजिए। ईशान का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसकी आंखें दरवाजे पर टिक गईं। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला। सूर्यवंश हिल अंदर आया, चेहरे पर नकली मुस्कान और हाथ में ढेर सारे तोहफे। शर्मा साहब, लोन के बारे में। लेकिन उसकी आवाज अचानक रुक गई। उसकी नजर ईशान पर पड़ी और उसका चेहरा उतर गया। ये यहां क्या कर रहा है? सूर्यवंश ने तिरस्कार से पूछा। ईशान बोला, तू आ सकता है तो मैं क्यों नहीं? सूर्यवंश ने घमंडी हंसी के साथ कहा, सर, ये भी लोन मांगने आया है क्या? ये जानता भी है कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है? बेहतर होगा इसे आत्मा पोषण गोली मुझे देनी चाहिए, मैं इसे हिस्सा दे दूंगा। ईशान ने ठंडा सा हंसकर कहा, तू सपने में ही अच्छा लगता है। सूर्यवंश फिर बोला, शर्मा साहब, हमारी दोस्ती को देखते हुए इसकी अर्जी अभी रिजेक्ट कर दीजिए, ये कभी वापस नहीं कर पाएगा। लेकिन शर्मा जी मुस्कुरा दिए। हिल साहब, पहले पानी पी लीजिए, सब बात हो जाएगी। सूर्यवंश चिढ़ गया था। बोला, क्या आप हमें किसी समझौते की तरफ ले जाना चाहते हैं? बता दूं, यह मुमकिन नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शर्मा जी ने शांत स्वर में कहा। सूर्यवंश उलझ गया। तो फिर? ललित शर्मा ने ठंडे लहजे में कहा, हिल साहब, आपका लोन रिजेक्ट हो गया है। सूर्यवंश गुस्से में मेज पर मुक्का मारकर चिल्लाया, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? शर्मा जी शांत थे। असेसमेंट में आपकी कंपनी में कई खामियां निकली हैं, मार्केट शेयर लगातार गिर रहा है। सूर्यवंश तिलमिला उठा। पर सर, हमने कभी डिफॉल्ट नहीं किया। पहले नहीं किया इसका मतलब आगे भी नहीं करेंगे, ये जरूरी नहीं, शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर सूर्यवंश के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया, इस लोन के बिना उसकी कंपनी डूब जाएगी। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, शर्मा साहब, प्लीज कोई रास्ता निकालिए, ये लोन मेरे लिए बहुत जरूरी है। शर्मा जी ने साफ कहा, अब ये मेरे हाथ में नहीं है, चाहे तो किसी दूसरे बैंक में कोशिश कर लीजिए। सूर्यवंश के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसे पता था दूसरा कोई बैंक 20 अरब का लोन नहीं देगा। वो फिर बोला, सर, थोड़ा सा कुछ भी। लेकिन शर्मा जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो पूरी तरह ईशान की तरफ मुड़े और बोले, मिस्टर शर्मा, आपका लोन कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, बस साइन कर दीजिए। ईशान ने मुस्कुराकर पेन उठाया, जानबूझकर सूर्यवंश की तरफ देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। सूर्यवंश की आंखें फैल गईं। कागज पर लिखा था 20 अरब रुपए। सब कुछ समझते ही वो चिल्लाया, ललित शर्मा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। ये लड़का मेरी बराबरी का भी नहीं, फिर भी इसे इतना बड़ा लोन, मेरा मंजूर लोन इसने छीन लिया। लेकिन शर्मा जी सिर्फ मुस्कुराए। हिल साहब, आपके अनुमान बिल्कुल सही निकले, लेकिन अफसोस, इसके लिए कोई इनाम नहीं है। सूर्यवंश हिल का गुस्सा आसमान पर था। उसे यकीन नहीं हुआ कि ललित शर्मा इतनी आसानी से सब कुछ मान भी लेगा और सामने वाले की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखेगा। सूर्यवंश दांत पीसते हुए बोला, ललित शर्मा, तूने हद कर दी।
फिर वो गुस्से में चिल्लाया, मुझे विश्वास नहीं कि चंदेल बैंक के बिना हिल खानदान चल भी नहीं सकता। ये कहकर वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ चल दिया। तभी पीछे से ललित शर्मा ने आवाज दी, रुकिए। सूर्यवंश को लगा शायद अभी भी बात बन सकती है। वो जल्दी से पलटा, लेकिन ललित ने टेबल पर रखे गिफ्ट बॉक्स की तरफ इशारा किया और बोला, अपना सामान भूल गए? ये सुनते ही सूर्यवंश का गुस्सा और भड़क गया। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, ठीक है, तू इंतजार कर, और फिर दरवाजा जोर से पटककर बाहर चला गया। उसे जाते हुए देखकर ईशान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सूर्यवंश जैसा आदमी हर रोज पैसे के घमंड में लोगों को छोटा समझता था। ऐसे लोगों को एक दिन अपनी औकात पता चल ही जाती है। सूर्यवंश के जाने के बाद ललित शर्मा ने ईशान से मुस्कुराकर कहा, मिस्टर शर्मा, इस कॉन्ट्रैक्ट में 64 जगह साइन करने हैं, कोई जगह भूलिएगा मत। ईशान ने हंसकर कहा, चिंता मत कीजिए। करीब 20 मिनट लगे, तब जाकर सारे साइन पूरे हुए। साइन होते ही ललित शर्मा ने एक काला कार्ड निकाला और बोले, ये चंदेल बैंक का वीआईपी कार्ड है। इसे रखने वाला हमेशा वीआईपी कस्टमर रहता है। चंदेल में हाई एंड दुकानें इसकी वजह से खास सुविधा देती हैं। ईशान ने कार्ड हाथ में लिया और कुछ पल उसे देखता रहा। कुछ हफ्ते पहले वो खाने के लिए भी पैसे सोचता था और आज हाथ में 20 अरब का कार्ड था। उसे सब सपना जैसा लग रहा था। ईशान उठकर बोला, शर्मा सर, अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूं। ललित ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मिस्टर शर्मा, कभी भी जरूरत हो फोन करिए। चंदेल बैंक से बाहर आते ही उसने देखा आद्या पांडे और जयदेव मल्होत्रा बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। ईशान को देखते ही आद्या दौड़कर आई। जयदेव थोड़ी शर्मिंदगी दिखाकर बोला, मिस्टर शर्मा, पहले आपको पहचान नहीं पाया। उम्मीद है बुरा नहीं माना होगा। ईशान ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं जयदेव। जयदेव कभी कभी ज्यादा बोलता है, लेकिन वो दिल का अच्छा था और अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखता था। ईशान ने पूछा, तुम लोग अभी तक गए नहीं? आद्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, ठीक से शुक्रिया करना तो बनता है। जयदेव ने जल्दी से बताया, मिस्टर शर्मा, आपको पता है चंदेल बैंक ने आद्या को सीधे मैनेजर रसल की जगह दे दी है। वो खुशी से भरा हुआ बोला, चंदेल बैंक का मैनेजर, कमाल हो गया। ईशान को भी थोड़ी हैरानी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ललित शर्मा उसे इतनी अहमियत देंगे। तभी आद्या ने पूछा, ईशान, आज रात हम साथ में डिनर करें? ईशान ने तुरंत मना कर दिया, डिनर की जरूरत नहीं। वो एकता तिवारी के अलावा किसी भी लड़की से करीब नहीं होना चाहता था। आद्या भी उसकी नजर में ऐसी नहीं थी कि वो उससे दूरी कम करे। लेकिन जयदेव जिद पर उतर आया, मिस्टर शर्मा, आज डिनर मैं जरूर करवाऊंगा। आप शिगलांस कमाते हैं, मेहमान नवाजी तो बनती है। इतना जोर देखकर ईशान को भी मना करना ठीक नहीं लगा। उसने हां कर दी। तीनों ने शाम 6 बजे मिलने का प्लान बनाया और ईशान होटल लौट आया। होटल पहुंचते ही अर्जुन वर्धन दौड़कर आया। वो बेचैन होकर बोला, मिस्टर शर्मा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? ईशान हंसकर बोला, तू इतनी गहरी नींद सो रहा था, दिल नहीं किया जगाने का। अर्जुन शर्मिंदा होकर बोला, मैं बहुत गहरी नींद सोता हूं, अगली बार जोर से झकझोर देना, नहीं उठूं तो पीट देना, तब उठ जाऊंगा। ईशान उसकी बात सुनकर हंस दिया। दूसरी तरफ चंदेल बैंक से निकलकर सूर्यवंश शिगलांस शहर नहीं गया। वो चंदेल के सब बड़े बैंकों में गया, लेकिन हर जगह हिल खानदान का लोन रिजेक्ट कर दिया गया। कारण भी सबने एक ही दिया, हिल खानदान पर भरोसा नहीं, उन्हें पैसा लौटाने की क्षमता नहीं। सूर्यवंश ने हर जगह जान पहचान लगाई, लेकिन हर जगह उसे नकार दिया गया। तभी उसे समझ आया कि कोई जानबूझकर हिल खानदान पर निशाना लगा रहा है, वरना सारे बैंक एक साथ मना नहीं कर सकते। और चंदेल में ये करने वाला सिर्फ एक ही इंसान हो सकता था, एकता तिवारी। सूर्यवंश गुस्से से जलने लगा। उसने कहा था कि वो बीच में नहीं पड़ेगी, लेकिन तिवारी खानदान के सामने हिल खानदान की औकात कुछ भी नहीं थी। बहुत देर सोचने के बाद उसने एकता तिवारी का नंबर मिलाया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से एकता की ठंडी और सधी आवाज आई, अंकल सूर्यवंश, आज कैसे कॉल किया? सूर्यवंश ने गहरी सांस लेकर बनावटी हंसी में कहा, मिस तिवारी, आपने कहा था ना कि आप हिल खानदान और ईशान शर्मा के झगड़े में नहीं पड़ेंगी।
एकता ने हैरानी से कहा, हाँ, मैं नहीं पढ़ी। हुआ क्या? सूर्यवंश ने गुस्सा छिपाते हुए कहा। फिर ललित शर्मा ने हिल खानदान का लोन क्यों रिजेक्ट कर दिया और ईशान का पास कर दिया? एकता हल्के से हंस पड़ी। अंकल, ये मैंने नहीं करवाया। ईशान ने खुद अपनी मेहनत से हासिल किया है। सूर्यवंश भड़क कर बोला, यह नामुमकिन है। वो तो एक साधारण लड़का है। ललित शर्मा के सामने उसकी क्या हैसियत? एकता फिर हंसी और बोली, अंकल, आपको पता नहीं, ईशान ने मिसेस शर्मा की जान बचाई थी। ललित शर्मा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने चुटकी ली। इतना बड़ा हिल खानदान अकेले ईशान से हार गया? यह सुनकर सूर्यवंश वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। एकता ने कहा, अच्छा अंकल, अगर कुछ और नहीं तो मैं रखती हूं। और फोन कट गया। सूर्यवंश गाड़ी में बैठा, चेहरा बिल्कुल सुन्न, जैसे दुनिया ही रुक गई हो। ड्राइवर ने पूछा, हिल साहब, अब कहां चलें? सूर्यवंश ने ठंडे लहजे में कहा, पहले रिवर सिटी चलो। 30 नवंबर 11:12 सुबह, क्वडब्दुल जीरो। शिगलांस शहर के होटल में ईशान शर्मा अपने कमरे में बैठा हुआ था और आसपास की क्यूई ऊर्जा सोखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शहर में भीड़ 30 नवंबर 11:12 सुबह, क्वडब्दुल जीरो। शिगलांस शहर के होटल में ईशान शर्मा अपने कमरे में बैठा हुआ था और आसपास की क्यूई ऊर्जा सोखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शहर में भीड़ बहुत थी, इसलिए क्यूई कम थी। पूरा दिन लगाने के बाद भी उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। ईशान ने मन में सोचा, बड़े शहर मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। फिर भी वह जानता था कि बड़े शहरों में भले ही ऊर्जा कम हो, लेकिन पुरानी और ताकतवर जड़ी बूटियां आसानी से मिल जाती हैं। रिवर सिटी में 10 साल पुरानी जड़ी भी मुश्किल से मिलती है, पर शिगलांस में 50-100 साल की जड़ी भी मिल जाती है। रात होने पर आद्या पांडे का फोन आया। वह और जयदेव मल्होत्रा पहले से ही एक महंगे रेस्तरां में इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक प्राइवेट रूम भी बुक कर रखा था। आधा घंटा बाद ईशान और अर्जुन वर्धन रेस्तरां पहुंचे। ये जगह बहुत महंगी थी। यहां एक आदमी का बिल ही 20,000 से ऊपर था। जयदेव के लिए यह रकम बहुत भारी थी। फिर भी वह अपने मन से ईशान की मेहमान नवाजी करना चाहता था। ईशान को देखते ही जयदेव तुरंत खड़े हो गए। मिस्टर शर्मा, आप आ गए, उन्होंने बहुत सम्मान से कहा। ईशान थोड़ा असहज हुआ और बोला, इतनी फॉर्मेलिटी मत करो। जयदेव मुस्कुराए, क्या करें, आदत पड़ गई है। बड़े लोगों के सामने झुकना पड़ता है। ईशान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये बात सच थी। वेटर ने कई महंगी डिशें लाकर टेबल पर रख दी। बोस्टन लॉबस्टर, फोइग्रा, ऐसी चीजें जिन्हें ईशान ने जिंदगी में पहली बार देखा था। खाते समय आद्या ने पूछा, ईशान, तू करता क्या है? ललित शर्मा जैसे आदमी भी तुझे इतना मानते हैं। ईशान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ खास नहीं, बस एक आम इंसान। अरे छोड़, सच्ची बता। आद्या ने आंखें तरेरी। ईशान हंसकर चुप हो गया। जब खाना आधा हो गया तो ईशान ने अर्जुन को बिल चुकाने भेज दिया। खाना खत्म होने तक जयदेव थोड़ा नशे में आ गया था। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, मिस्टर शर्मा, खाने के बाद एक खास जगह ले चलूं? ईशान ने तुरंत कहा, नहीं, अब सोने चलो। नहीं नहीं, इस बार मेरी सुनो। जयदेव जिद पर उतर आए। मैं आपको शिगलांस की सबसे खास जगह दिखाऊंगा। बार नाइट क्लब नहीं, उससे भी खास। ईशान ने भौंहा उठाई। क्या? जयदेव ने फुसफुसाकर कहा, अंडरग्राउंड मुक्केबाजी अखाड़ा, जहां असली फाइट होती है। फिर सीना ठोक कर बोले, और हां, मैं तुम्हें बताऊं, मेरा भी मुकाबला नहीं कोई। 3-4 आदमी भी मुझसे नहीं जीत सकते। अर्जुन हंसी रोक नहीं पाया। ईशान मुस्कुराया और बोला, ठीक है, चलते हैं। सच कहें तो ईशान भी इस अखाड़े को देखना चाहता था। चारों रेस्तरां से निकले। आद्या ने कार चलाई। कुछ देर बाद वे एक आलीशान होटल के पास पहुंचे। पार्किंग में महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। ईशान ने देखकर सोचा, लगता है अखाड़ा बड़ा तगड़ा है। जयदेव सबको लेकर अंदर गए। गेट पर 2 भारी भरकम बॉडीगार्ड खड़े थे। ईशान ने उन्हें देखकर समझ लिया कि वो साधारण आदमी नहीं है। 2 मिनट बात करने के बाद जयदेव ने कहा, आओ मिस्टर शर्मा, अंदर चलो। सब नीचे बेसमेंट की ओर गए। अंदर जाते ही शोर, चिल्लाहट और गालियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। पूरा माहौल किसी बार जैसा था। लोग शराब पी रहे थे, खाना खा रहे थे। बस बीच में नाचने की जगह एक लड़ाई का रिंग था। चारों
एक बूथ में बैठ गए। वेटर मेनू लाया। बियर की बोतल भी $100 की थी। रिंग में दो बड़े बड़े लड़ाके एक दूसरे पर जोरदार पंच मार रहे थे। जैसे ही कोई गिरता, लोग चिल्लाने लगते, मानो पुराने जमाने का कोलोसियम हो। जयदेव ने पूछा, मिस्टर शर्मा, यहां दांव भी लगा सकते हैं? खेलना चाहेंगे? ईशान ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। आद्या ने नाक सिकोड़ी। ये जगह तो बहुत गंदी लग रही है, बहुत हिंसक है। जयदेव ने हंसकर कहा, अरे तुम क्या जानो, यही तो असली लड़ाई है। वह रिंग को देख देख कर हवा में हाथ मारने लगा। देखने में वह और भी मजाकिया लग रहा था। तभी एक औरत वहां आई, मिनी स्कर्ट, वेवी बाल, भारी मेकअप। वह हंसते हुए बोली, अरे ये तो जयदेव मल्होत्रा है, यहां कैसे आ गया? जयदेव का चेहरा कस गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, तुझे क्या? मिनी स्कर्ट वाली औरत ने आद्या को ऊपर नीचे देखकर कहा, नई गर्लफ्रेंड है क्या? अब अच्छी लड़कियों का शौक चढ़ा है? उसकी दोस्त ने हंसकर बोला, अच्छी? अरे ये तो बाहर से अच्छे बनने का नाटक करती है, पीछे से पता नहीं कितनों के साथ घूमी होगी। इन दोनों औरतों की बातें सुनते ही जयदेव मल्होत्रा का पूरा गुस्सा फट पड़ा। वो अचानक खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, आशिका प्रताप, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अपनी बेइज्जती मत करवाओ, निकल यहां से। आशिका तिलमिलाकर रह गई, दांत भींचकर बोली, जयदेव, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? ठीक है, अभी बताती हूं। इतना कहकर वो गुस्से में चली गई। जयदेव का चेहरा कठोर हो गया और नशा भी आधा उतर गया। ईशान ने आराम से पूछा, कौन थी ये? जयदेव ने कड़वाहट से हंसकर कहा, मेरी एक्स, किसी और के साथ घूम रही थी, इसलिए रिश्ता खत्म कर दिया, आज यहां मिल गई। ये सुनकर ईशान को अपनी पुरानी बातें याद आ गईं। कभी उसकी जिंदगी भी ऐसी ही थी। उसने जयदेव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आगे तुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी, इतनी अच्छी कि तुझे खुद यकीन नहीं होगा कि ऐसी भी कोई होती है। ये बात जितनी जयदेव के लिए थी, उतनी ही खुद ईशान के लिए भी एक रिमाइंडर थी। थैंक यू मिस्टर शर्मा। जयदेव ने गिलास उठाया और एक ही बार में खाली कर दिया। ईशान चुप रहा और रिंग की तरफ देखने लगा। वहां दो तगड़े लड़ाके जान लगाकर लड़ रहे थे। हर घूंसे की आवाज से माहौल गर्म हो रहा था। ईशान बियर पीते हुए लड़ाई देखने लगा। अर्जुन वर्धन ने सिर हिलाया, इनका लेवल बहुत घटिया है। ईशान ने हंसते हुए कहा, अगर तू ऊपर जाए तो कितने सेकंड में इन्हें गिरा देगा? अर्जुन ने गर्व से कहा, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। ईशान हंस पड़ा। उसी समय आशिका वापस आ गई। इस बार उसके साथ एक विशाल शरीर वाला आदमी था, लगभग 2 मीटर लंबा, भीड़ में सबसे ऊंचा और सबसे डरावना। उसे देखते ही जयदेव का रंग उड़ गया। मिस्टर शर्मा, हमें अभी यहीं से निकलना चाहिए। जयदेव घबरा गया। ईशान बोला, अब देर हो चुकी है। और सच में आशिका सीधे उनकी मेज तक पहुंची और जयदेव का हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? डर गए? उसने ताना मारा। जयदेव हिम्मत करके बोला, टॉयलेट भी नहीं जा सकता क्या? आशिका चिल्लाई, यहीं बैठ। तभी वो पहाड़ जैसा आदमी भी मेज के पास आया, सबको ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, आशिका, तेरा एक्स कौन है? आशिका ने उंगली करके दिखाया, देवेश, यही है। तो तू जयदेव मल्होत्रा है? देवेश उसके सामने खड़ा हो गया। इतने विशाल आदमी को देखकर डरना लाजमी था। जयदेव कांपते हुए बोला, कौन है तू? क्या चाहिए? देवेश हंसते हुए बोला, मैं देवेश बरार। पिछली बार फोन पर तूने मुझे गालियां दी थी ना? इतना सुनते ही जयदेव का गुस्सा फूट पड़ा। वो बोला, तो तू ही है जिसने आशिका के साथ? हाँ, बिल्कुल वही। देवेश ठाका मारकर हंसा। फिर उसने अपना बड़ा सा हाथ जयदेव के कंधे पर रखा और बोला, तूने कहा था कि मुझे मार डालेगा, अब सामने खड़ा हूं, मारना। जयदेव का चेहरा पीला पड़ गया। इतने पहाड़ जैसे आदमी से कैसे लड़ता? आशिका बीच में बोली, देख देवेश को और देख इसे, पूरा लूजर। जयदेव गुस्से में दांत पीसकर चुप रहा। ईशान भी ये सब देखकर भीतर से ठंडा पड़ गया। उसे अपनी पुरानी जिंदगी के सीन याद आ गए। आशिका ने चिल्लाकर कहा, देवेश, इसे ज्यादा मत सुन, इसने मुझे गालियां दी और मेरा साथ छोड़ दिया। देवेश हंसकर बोला, बेबी, तू बता क्या करूं? आशिका ने घूरते हुए कहा, ये मेरे जूते चाटे और इस रंडी को तू संभाल ले। देवेश जोर से हंसा और आद्या पांडे को घूरते हुए बोला, छोटी दिखने में तो बुरी नहीं है,
देखना पड़ेगा कि मुझे संभाल पाती है या नहीं। आद्या डर गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, दूर रह, पुलिस बुला लूंगी। देवेश पहले चौंका, फिर हंस पड़ा। अरे वाह, बुला ले, देखते हैं कौन आता है। अब जयदेव भी टूट चुका था। वो चिल्लाया, आजा, मुझसे बात कर। और उसी गुस्से में उसने देवेश के पेट पर घूंसा मार दिया। देवेश को बस हंसी आ गई। वो बोला, इतना हल्का क्यों मार रहा है? जयदेव चिल्लाया, हिम्मत है तो मार डाल मुझे। देवेश मुस्कुराया, ठीक है, तेरी ये इच्छा अभी पूरी करता हूं। पास खड़े ईशान की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अर्जुन वर्धन की तरफ देखा और धीरे से बोला, मुझे ये जोड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अर्जुन ने मुट्ठियां कस लीं और बोला, समझ गया मिस्टर शर्मा। 30 नवंबर 11:16 सुबह। क्रब्दुल ज़ीरो। अर्जुन वर्धन की स्पीड किसी बिजली से कम नहीं थी। देवेश बरार का बड़ा सा मुक्का जब जयदेव के चेहरे पर पड़ने ही वाला था, अर्जुन ने बस उसकी कलाई को हल्का सा छुआ। मुक्का बस कुछ सेंटीमीटर से खाली चला गया, लेकिन हवा इतनी तेज निकली कि जयदेव के चेहरे का पसीना उड़ गया। देवेश भड़क गया। उसने अर्जुन को घूरते हुए गरज कर कहा, तू कौन है बे? मरने का शौक है क्या? अर्जुन ने मुट्ठियां कसते हुए मुस्कुराकर कहा, हमारे मिस्टर शर्मा को आप पसंद नहीं आ रहे। देवेश पहले तो चौंका, फिर ठहाका मारकर बोला, पसंद नहीं आया तो क्या हुआ? पहले इस लड़के को खत्म करूंगा, फिर तेरी बारी है। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, अब तू मुझसे लड़ेगा? यह कहकर अर्जुन ने जयदेव को पीछे कर दिया। जयदेव घबरा गया। उसने तुरंत ईशान को देखकर कहा, मिस्टर शर्मा, झगड़ा मेरे कारण हुआ है। मैं अपने दोस्त को मेरे लिए खतरे में नहीं डाल सकता। ईशान ने मुस्कुराकर कहा, आराम कर। अर्जुन के लिए इसे हराना चींटी कुचलने जैसा आसान है। लेकिन जयदेव को यकीन ही नहीं हुआ। एक तरफ 2 मीटर का शेर जैसा देवेश, दूसरी तरफ अर्जुन जो पतला दुबला दिखता था। जयदेव ने हिम्मत करते हुए देवेश को चिल्लाकर कहा, ओए, अगर मर्द है तो मुझ पर हाथ उठा। देवेश ने घूरते हुए कहा, पहले तुझी को परखता हूं। उसने जोर से मुक्का चलाया। जयदेव ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा, अब खत्म। लेकिन कुछ सेकंड बाद भी चोट नहीं लगी। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा अर्जुन ने देवेश की मुट्ठी ऐसे पकड़ रखी थी जैसे किसी बच्चे का हाथ पकड़ लिया हो। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, कहा न था तू मुझसे लड़। देवेश पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने लगा, पर निकल ही नहीं रहा था। फिर उसने दूसरा मुक्का चलाया, पर वो भी अर्जुन ने पकड़ लिया। अर्जुन ने तंज मारते हुए कहा, बस इतना ही दम है। लोगों की सांसें अटक गईं। सब सोच रहे थे, ये दुबला लड़का आखिर है कौन? तभी ईशान ने कहा, अर्जुन, अब खेल बंद कर। अर्जुन ने सिर हिलाया, जी मिस्टर शर्मा। और अगले ही पल अर्जुन उछला और देवेश के सिर पर इतनी जबरदस्त किक मारी कि देवेश का पूरा शरीर 1 सेकंड में नीचे गिर पड़ा। धड़ाम। पूरा अखाड़ा चुप हो गया। सिक्योरिटी वाले दौड़ पड़े। देवेश बेहोश पड़ा था। जमीन बिल्कुल शांत हो गई। जयदेव हक्का बक्का अर्जुन को देखता रह गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन इतना ताकतवर हो सकता है। ईशान को पता था कि अर्जुन ने उस किक में पूरी ताकत लगा दी थी। शायद देवेश जल्दी ठीक भी ना हो पाए। आशिका घबराकर देवेश के पास भागी और उसे जगाने लगी। देवेश, उठो, देवेश! पर देवेश टस से मस नहीं हुआ। अर्जुन ने आकर पूछा, मिस्टर शर्मा, इस औरत का क्या करें? ईशान ने कहा, जयदेव से पूछो। अर्जुन ने जयदेव को देखा। जयदेव के अंदर गुस्सा भी था और पुरानी यादें भी, लेकिन उसका दिल नरम पड़ गया। उसने धीरे से कहा, छोड़ दो, जाने दो, कभी प्यार तो था। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, सोच ले, नरमी दिखाएगा तो ये तुझे शुक्रिया नहीं कहेगी। जयदेव ने कड़वा सा मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं मिस्टर शर्मा, ये मसला यहीं खत्म। ईशान चुप रहा। वो जानता था, नरम दिल वाले लोग अक्सर धोखा खाते हैं। सब लोग जाने लगे। तभी आशिका चीखी, सब रुक जाओ। ईशान ने ठंडी नजर से देखा। जैसा उसने सोचा था वही हुआ। आशिका का शुक्रिया कहने का तो सवाल ही नहीं था। ईशान ने धीरे से कहा, देखा, यही होता है नरम दिल होने का नतीजा। आशिका प्रताप गुस्से में दौड़ती हुई जयदेव मल्होत्रा के सामने आ गई और उंगली दिखाते हुए चिल्लाई, भागने की सोच भी मत, इतना बड़ा काम करके यूं ही बच जाओगे। जयदेव का चेहरा लाल हो गया। गुस्से को रोकते हुए बोला,
मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, दूर रहो। आशिका ने हाथ बांधकर ताना मारा। किसने कहा मैं लड़ने के लिए खड़ी हूं? साफ साफ सुन लो, देवेश बरार को चोट पहुंचाने की कीमत चुकाए बिना कोई नहीं जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही दूर से 7-8 तगड़े लड़ाके उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये सब अंडरग्राउंड रिंग के फाइटर थे, हर एक बहुत ताकतवर। जयदेव गुस्से से दांत पीसकर बोला, गलती तुम्हारी थी, अब मेरी जान पड़ी है। आशिका गर्जी, चुप रहो, किए का फल मिलता ही है। जयदेव थोड़ा रुक गया। ये सब देखकर उसे वो दिन याद आ गया जब ईशान को उसके ससुराल से निकाल दिया था। वही अपमान, वही मजबूरी। जयदेव ने गहरी सांस ली और थोड़ा नरम होकर बोला, आशिका, पुराने रिश्ते की खातिर मेरे दोस्तों को जाने दो। आशिका हंस पड़ी। दोस्तों को जाने दूं? ठीक है, एक तरीका है, घुटने टेक कर माफी मांगो, शायद सोच लूं। वो अपनी स्कर्ट को झुलाती हुई मजाकिया अंदाज में बोली। जयदेव का दिल बैठ गया। वो उसको घूरता रहा। गुस्सा इतना बढ़ा कि मन हुआ 2 थप्पड़ मार दे, पर आखिर में वो हंस दिया, कड़वी और बेबस हंसी। ठीक है, कर लेता हूं। वो घुटने टेकने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जयदेव ने ऊपर देखा, ईशान उसे रोक रहा था। ईशान धीरे से बोला, कुछ समय पहले मैं भी तेरी तरह सोचता था कि झुक जाओगे तो दया मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई उलट है। जितना झुकोगे उतना लोग कुचलेंगे, मिन्नतें तुम्हें और मजाक बनाती हैं। जयदेव की आंखें भर आईं। आशिका गुस्से से ईशान की तरफ बढ़ी। तू बीच में क्यों बोल रहा है बे? तू है कौन? लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि छटाक! ईशान का झापड़ सीधे उसके गाल पर पड़ा। वो घूमती हुई जमीन पर गिर गई। पहली बार ईशान ने किसी औरत को मारा था। पूरी ताकत नहीं लगाई, फिर भी उसका गाल लाल हो गया। ईशान ने ठंडी नजर से कहा, बहुत शोर करती है। फौरन आसपास के सारे फाइटर ईशान को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक बोला, आज तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा लड़के। अर्जुन वर्धन तुरंत आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, मिस्टर शर्मा, मुझे इजाजत दीजिए। भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज लगाई, यहां सच में लड़ाई करना चाहता है कोई? सबका ध्यान उस आवाज की तरफ गया। एक दुबला पतला लेकिन मजबूत कदमों वाला आदमी काले शर्ट में उनकी तरफ आ रहा था। लंबाई करीब 1.8 मीटर। चाल देखकर साफ था, ये मार्शल आर्ट्स का माहिर है। उसे देखते ही हलचल मच गई। गिब्सन साहब! सब फाइटर पीछे हटकर झुक गए। गिब्सन अर्जुन के सामने जाकर बोला, सुना है तू बहुत उस्ताद है लड़ाई में? अर्जुन ने आंखें सिकोड़ी। आखिर मिला कोई आंतरिक शक्ति वाला? अफसोस, बस 5वीं श्रेणी का, खास बात नहीं। गिब्सन थोड़ा चौंका। अरे, तुझे आंतरिक शक्ति का भी पता है? अर्जुन ने उसे इग्नोर कर दिया और ईशान के कान में बोला, यह बस 5वीं श्रेणी का है, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। ईशान ने कहा, कर जल्दी। अर्जुन ने सिर हिलाया। जी मिस्टर शर्मा। तभी आशिका भागकर गिब्सन के पास गई और बोली, गिब्सन साहब, इन्होंने देवेश को मारा है, इनकी धुलाई कीजिए। गिब्सन ने उसे घूरा। तू तो बस मुसीबत है, देवेश का इलाज का खर्च तू देगी। आशिका सहमकर पीछे हट गई। अर्जुन आगे आया और मुट्ठियां कसकर बोला, चलो शुरू करें, हमारे सर को इंतजार पसंद नहीं। गिब्सन ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम जैसे बॉडीगार्ड से लड़ना जरूरी नहीं है। यह कहकर वो सीधा ईशान के सामने आ खड़ा हुआ। यह झगड़ा तूने शुरू किया ना, देवेश को तूने मरवाया? उसने ईशान की तरफ देखकर कहा। ईशान ने नाक सिकोड़ी। जल्दी बोल, क्या चाहिए? गिब्सन बोला, तेरे किए का फल तुझे मिलेगा। अगर हिम्मत है तो रिंग में आ, वहीं फैसला होगा। ईशान ने हैरानी से पूछा, तू मेरे से लड़ना चाहता है? गिब्सन ने तिरस्कार से कहा, क्यों, डर गया? ईशान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की मुस्कान के साथ दोबारा पूछा, पक्का मुझसे ही लड़ना चाहते हो? 30 नवंबर 11:19 सुबह, कुड अब्दुल 0। गिब्सन साहब की भौं चढ़ गई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, और क्या मैं मजाक कर रहा हूं? दूर खड़ी आशिका प्रताप चिल्लाई, हां, इसी को पीटो, सब इसी ने करवाया है। गिब्सन ने नाक सिकोड़ी और ईशान की तरफ उंगली दिखाकर बोला, मैं रिंग में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वो पलटकर रिंग की तरफ चल दिए। ईशान ने हल्के से कहा, जरूरत नहीं है, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, रिंग में जाने की मेहनत क्यों करूं? ईशान की बात का मतलब साफ था,
गिब्सन जैसे 5वीं श्रेणी के आंतरिक शक्ति वाले लड़ाके का वो यहां क्या मुकाबला करेगा। लेकिन गिब्सन को लगा ईशान डर गया है। गिब्सन हंसते हुए उसकी तरफ मुड़े। तुझे अपनी औकात पता है? ठीक है, तेरी मर्जी। कहते हुए वो तेजी से ईशान की तरफ बढ़े। मुट्ठियां भींचकर बोले, आज मैं छठाक। उनका वाक्य पूरा होने से पहले ही ईशान ने एक जोरदार थप्पड़ लगाया। गिब्सन 10 मीटर दूर हवा में उछलकर गिरे। आधा चेहरा दबा हुआ और वो जमीन पर पड़े पड़े हिल भी नहीं पाए। अखाड़े में एकदम सन्नाटा फैल गया। सब ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। जयदेव मल्होत्रा ने सूखे गले से आवाज निकालकर कहा, बस इतना ही। ईशान ऐसे खड़ा था जैसे अभी अभी खुद से मच्छर मारकर आया हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, सिर्फ हल्की बोरियत। चलो, ईशान ने कहा और सबको बाहर निकलने का इशारा किया। कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। अंडरग्राउंड रिंग के नंबर 1 फाइटर को एक थप्पड़ में उड़ते देख कौन रास्ता रोकेगा। सब आराम से बाहर निकल आए। बाहर आते ही जयदेव की खुशी और हैरानी फूट पड़ी। मिस्टर शर्मा, मुझे क्या पता था कि आप इतने खतरनाक हैं। कमाल कर दिया। ईशान मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। यह तो उसके लिए छोटा सा खेल था। असली ताकत वाले लोग ऐसे अखाड़ों में आते ही नहीं। इस घटना के बाद सबका मूड भारी था। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए। ईशान भी उस रात जल्दी सो गया। अगले दिन उसे रिवर सिटी लौटना था। उधर सूर्यवंश हिल ऑफिस में बैठे थे। उनका चेहरा राख जैसा पड़ गया था। पापा, क्या हुआ? बेंजामिन हिल घबराकर अंदर आया। सूर्यवंश थके हुए थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हिल खानदान की पूरी आर्थिक चेन टूट गई है। क्या? बेंजामिन उछल पड़ा। यह कैसे हो सकता है? सूर्यवंश ने दांत भींचते हुए कहा, सब उस ईशान शर्मा की वजह से। सब उसी ने करवाया है। फिर उन्होंने पूरी कहानी बेंजामिन को बताई। सुनकर बेंजामिन का गुस्सा फट पड़ा। वो हमेशा से घमंडी और अहंकारी था। उससे यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि कोई मामूली लड़का उसके परिवार को चुनौती दे रहा है। बेंजामिन गुर्राया, ये सब एकता तिवारी ने करवाया है। सूर्यवंश को भी अंदाजा था। एकता के बिना ईशान इतनी तेजी से उभर ही नहीं सकता था। पर हिल खानदान अब कर भी क्या सकता था? सारी ताकत उनके हाथ से फिसल चुकी थी। अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो हमें समझौता करना होगा। सूर्यवंश ने थकी सांस लेकर कहा, समझौता? भाड़ में गया समझौता। बेंजामिन उग्र हो गया। मेरे हिसाब से तो एकता तिवारी को उठवा लो। 2-4 थप्पड़ मारो, घमंड उतर जाएगा। सूर्यवंश का दिल दहशत से बैठ गया। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, चुप। ऐसी बात दोबारा कही तो पूरा हिल खानदान खत्म हो जाएगा। पर बेंजामिन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में तो और भी बुरा प्लान चमक रहा था। पापा, तुम चाहो तो ईशान से नीचे गिरकर माफी मांग लो, एकता से भी। पर क्या वो हमें छोड़ देंगे? बेंजामिन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। सूर्यवंश ने माथा पकड़ लिया। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब सिर्फ विलियम चाचा ही मदद कर सकते हैं। सूर्यवंश ने आखिरकार कहा। विलियम रिचर्डसन युद्ध क्षेत्र में बड़े अधिकारी थे। तिवारी खानदान से उनके संबंध भी थे। अगर वो बीच में पड़े तो शायद झगड़ा शांत हो सकता है। सूर्यवंश अब बदला लेने की नहीं, बल्कि अपने खानदान को बचाने की सोच रहे थे। बेंजामिन ने नाक सिकोड़ी और कमरे से निकल गया। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सूर्यवंश ने विलियम को फोन लगाया और पूरी बात बता दी। विलियम भी सुनकर कुछ देर खामोश रहे। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अकेला लड़का हिल खानदान को इस हाल तक ले आया। आखिरकार विलियम बोले, ठीक है, मैं कल रिवर सिटी आता हूं। हम तीनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन हिल साहब, तुम्हें थोड़ा सर झुकाना पड़ेगा। सूर्यवंश ने भारी मन से हामी भरी। इधर बेंजामिन घर से सीधे एक बार में गया। उसका चमचा गैरी ब्राउन उसे देखते ही बोला, हिल भाई, क्या हुआ? चेहरे पर उदासी क्यों? बेंजामिन कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान। गैरी अमीर बनना चाहता है? बेंजामिन ने धीमी आवाज में पूछा। गैरी की आंखें चमक उठीं। हिल भाई, ये तो सपना है मेरा। बेंजामिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तो फिर तेरा मौका आ गया है। एक काम कर दे, मैं तुझे हिल खानदान का पार्टनर बना दूंगा। गैरी लगभग उछल पड़ा। बस कहिए हिल भाई, जान भी दे दूं।
बेंजामिन की आंखों में झर चमका। वो धीरे धीरे बोला, मुझे कुछ भरोसेमंद लोग चाहिए जिनसे एकता तिवारी को किडनैप करवाना है। गैरी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी टांगें कांपने लगीं। हिल भाई, ये क्या बोल रहे हैं? एकता तिवारी राजधानी तिवारी खानदान की पोती है। बेंजामिन शांत आवाज में बोला, डर मत, मारेंगे नहीं, बस 2-4 दिन डराकर छोड़ देंगे। कोई जान भी नहीं पाएगा, सिर्फ तू और मैं।